रहमान। आज हमारा टॉपिक है क्रूसेड का, लेकिन उससे पहले जरा ना मैं आपको जरा मैप क्लियर कर दूं कि दुनिया में मुसलमान इस्लामिक वर्ल्ड का मैप, लिटरल मैप नहीं, वैसे फ्रेमवर्क थोड़ा क्लियर कर दूं कि इस्लामिक वर्ल्ड का क्या हाल हुआ। तो कि लास्ट टाइम हम जब थे तो अब्बासियों की हुकूमत थी, उमैयद के बाद आई थी गोल्डन एज की हम बात कर रहे थे। तो थोड़ा सा मैप में शिफ्ट आया है, बहुत बड़ा थोड़ा नहीं बल्कि मेजर शिफ्ट आया है। और इस्लामिक एम्पायर या इस्लामिक वर्ल्ड जो है ना वो कुछ हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो अगर मैं क्रूसेड में सीधा जंप करता हूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आएंगी कि इस्लामिक वर्ल्ड में क्या हो रहा था, तो साथ उसको भी करना है क्योंकि थीम तो क्रूसेड मुसलमानों के अगेंस्ट थी ना। स्क्रीन नजर आई? भी नजर आ रही है। ठीक। आ रही है। तो ये अब्बासिद कैलिफेट जो थी ये ग्रीन में आपको नजर आ रही होगी। इसके नॉर्थ में क्या हुआ था कि अर्ली मतलब 800 में ही जब अब्बासी जो थे, और क्योंकि मैंने जिक्र लास्ट टाइम गोल्डन एज में भी किया था कि जो तुर्क थे ना वो फौज, फ्रंटियर्स के फौजी थे जो लड़ते थे जंगे मुसलमानों के लिए। तो मेजर फोर्सेस का जो हिस्सा थे वो तुर्क थे और वो फ्रंटियर के फौजी थे जो वहां से आए थे। तो ये नॉर्थ में ये ओगस ट्राइब्स थे, उनका कबीलों का एक ओगस खान था, वो सरदार था और उसने ये सेटल किया और उसके कबीले नॉर्थ में अब्बासियों के सेटल हो गए। और ये यहाँ पे अब्बासियों की हेल्प भी करते थे, फौज में भी कुछ हिस्सा लेते थे, और ये नोमैडिक ट्राइब्स थे जो यहाँ पे मूव करते रहते थे थ्रू आउट द पीरियड जो आने वाला दौर है। एक तो ये पावर इमर्ज होगी, ये अभी पावर नहीं बनी थी ऑब्वियसली, ये ट्राइब्स थे तो अभी कोई मेजर इन्होंने पावर की शक्ल नहीं इख्तियार की थी। और 900 में क्या हुआ कि 800 की बात चल रही है और ये इनकी पावर ग्रो होती रही। 900 में क्या हुआ कि इजिप्ट के अंदर और इसके साथ साथ जो नॉर्थ अफ्रीका का जितना इलाका है जो यहाँ पे ग्रीन में नजर आ रहा होगा, ये वाला जितना एरिया है ना, इसमें एक और पावर इमर्ज होगी जिन्होंने बादशाहों की यहाँ पावर तोड़ दी, और वो थे फातमिद डायनेस्टी या फातमिद इजिप्शियंस जिनको कहा जाता है। और वो एक पॉलिटिकल रिलीजियस डायनेस्टी थी, वो शियत थे। ठीक है, और उनको फातिमा इसलिए कहते हैं कि वो क्लेम करते थे कि हमारे हजरत फातिमा से हमारी लाइन आती है, हजरत फातिमा और हजरत अली से, और डायरेक्टली मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम आए हैं। और ये शियों का जो मतलब उनकी फैमिली थी, उन्होंने ये स्टार्ट किया यहाँ पे अपना इनका कंट्रोल उन्होंने शुरू कर दिया। तो वो अब्बासियों से अलग हो गए क्योंकि अब्बासिद आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सुन्नी थे। तो ये जो फातिमिद है ये शिये थे और इन्होंने यहाँ पे अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका और इसके साथ साथ इजिप्ट में जितने इलाके थे वो इनके अंडर आ गए, फातिमिद डायनेस्टी के अंदर। उसके बाद ये हुआ कि, एक मिनट होल्ड करिएगा। तो हाँ, अब मैं फातिमिद के बारे में बता रहा था। तो फातिमिद यहाँ पे इनकी पावर बन गई और इन्होंने ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। इसके बाद ये हुआ कि, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ये आवाज आ जी रही है। आ रही है, बिल्कुल आ रही हाँ। है। तो फातमिद ने क्या किया मतलब इन्होंने 909 से लेकर 1171 तक इन्होंने हुकूमत की। इन्होंने बहुत कोशिश की कि अब्बासियों को ये आउस्ट कर दें और उनके लीडर्स को, और ये इस्लामिक वर्ल्ड पर पूरा कंट्रोल ले लें। ये कभी कर नहीं पाए उनको कम्प्लीटली। और अब्बासी जो थे उन्होंने अपनी हुकूमत बगदाद और इस एरिया में जमाते रहे, जब तक मैंने ये भी बताया था कि अब्बासियों के दौर में इस्लामिक एम्पायर एक किंगडम की शक्ल में डिवाइड हो गया था, छोटे छोटे किंगडम्स की शक्ल में, जो अल्टीमेटली लिप सर्विस देते थे टू दी रूलर जो कि कैलिफ था उस दौर। और अब यहाँ पे भी यही हुआ है कि यहाँ पे लेकिन फातिमिद जो थे ये बिल्कुल ही अलग डायनेस्टी बन गई, मतलब ये भी एक एम्पायर की शक्ल इन्होंने इख्तियार करी। तो दो एम्पायर वर्ल्ड में आए, और भी हैं, मैं वो गजनवी वगैरह उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, हमारे रिलेटेड अभी दो हैं और एक और आने वाला है। इसके बाद क्या होता है कि सम मोर इयर्स पास और इनका भी यही मामला चल रहा था। तो वो जो तुर्क सेटल हुए थे ना नॉर्थ में, जिनको मैं कहूंगा कि जो ओगस कबीले थे, वो उन्होंने इवेंचुअली जब वो बैजेंटीन्स जो थे ना, बैजेंटीन एम्पायर के खिलाफ वो जंगे लड़ना शुरू हुए, और जब वो थोड़ा सक्सेसफुल हो गए इसमें तो उन्होंने अपनी एक्सपेंशन शुरू कर दी। और अपनी कंपेन्स करते करते उन्होंने यहाँ से बेसिकली वो इस तरफ नॉर्थ में थे अब्बासियों के काकसिस में, और वहां से वो फैलते फैलते गए और उन्होंने इन सारे एरिया को उन तुर्कों ने कब्जा कर लिया, जिसमें वो साउथ ईस्ट में भी चले गए, वेस्ट में अनातोलिया जो तुर्की आज का वहां पे भी आ गए। और नीचे जो है ना ये हिजाज का इलाका और जेरूसलम का ये सारा इलाका उन्होंने सल्जूक उन्होंने उन तुर्कों ने ले लिया। उन्होंने ये जो अरब वाला एरिया था, अरब का एरिया था, वो इन्होंने नहीं कैप्चर किया, वो बासियों के अंडर रहने दिया।
और ये क्योंकि ये मानते थे कि हम तुर्क हैं, ये भी सुन्नी थे, लेकिन इनको ये था कि हमें कोई कैलिफ मानेगा नहीं क्योंकि अरब नहीं है, तो इसलिए इन्होंने कभी अब्बासियों को आउस्ट करने की कोशिश नहीं की फातिमिद की तरह, बल्कि उनको एक्सेप्ट किया, उनको बगदाद में कैलिफ को रहने दिया और उनकी हुकूमत को चलने दिया। लेकिन इस था कि मेजर ये थे कि ये एम्पायर रहेगा, अब्बासियों के ऊपर आके एक किस्म के बैठ गया, लेकिन अब्बासी एम्पायर भी रहा और ये को एग्जिस्ट करते रहे और ये मानते रहे खिलाफत, लेकिन ये किंगडम नहीं रहा, ये खुद भी एक एम्पायर की शक्ल इन्होंने इख्तियार कर ली। और जो अरब का इलाका था और बगदाद का, वो अभी तक अब्बासियों के अंडर रहा। तो इस डायनेस्टी को और इस एम्पायर को कहते हैं कि ये सल्जूक एम्पायर था, जो 1040 तकरीबन फातिमिद के 130 साल बाद ये आ गए मैप के ऊपर। और इन्होंने बेसिकली हम मेजर जो एम्पायर था हमारा इन द मिडल ईस्ट, वो ये बन गए। और हमारा जो नॉर्थ अफ्रीका और अफ्रीका का बेसिकली एरिया में जो एम्पायर था वो बन गया आपके फातिमिद। और इधर जो अब्बासी, तो ये तीन एम्पायर्स ने अपनी जगह ले ली यहाँ पर इन द इस्लामिक वर्ल्ड। तो अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, क्योंकि यहाँ तक समझ आ गई। हाँ जी, नहीं बस यही है कि एक तरफ ये आ गए फातमीद के बाद ये बने थे, और अब तीन है इस तरह से, एक तरफ हाँ फातमीद, जी। एक तरफ ये ओगद, और एक हो गए हमारे अब्बासी जो थे। ये सारे ही हाँ हमारे जी। थे, लेकिन मेरा मतलब है सब थे। सब इसमें थे से एक और ये शिया और दो सुन्नी थे, बस दो इनको ये सुन्नी, ये पता था बेसिकली क्लियर। ये क्लियरली पता था। और ये हमें मतलब तुर्क क्योंकि एक्चुअली मुसलमान शुरू में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब इस्लाम को किया तो वो सुन्नी की तरफ इंक्लाइन हो गए फौरन। लेकिन इसमें ये बात ये जहन में आपको रहना चाहिए कि एक शिया जो फातिमी थे वो शिये थे और ये सुन्नी थे, क्योंकि ये आगे रेलिवेंट हो जाएगी बात थोड़ी देर बाद। तो अब हम जाते हैं क्रूसेड्स के अंदर, क्योंकि अब आखिरकार आपको समझ आने लगती है क्रूसेड में हो क्या रहा था। अब पहले तो समझ लेते हैं क्रूसेड्स थी क्या। जहां तक क्रूसेड्स कंसर्न है ना, क्रूसेड्स जो है ना वो उनको कहा जाता है कि मिलिट्री कैंपेन्स या मिलिट्री एक्सपीडिशंस थी, जो यूरोप से शुरू हुई थी। यूरोप से आर्मीज मूव की थी टू द मिडिल ईस्ट। तो यूरोप और मिडिल ईस्ट के दरमियान जो मूवमेंट थी क्रूसेडर्स की, और उन कैंपेन्स को क्रूसेड्स कहा जाता है। क्रूसेड्स क्रॉस से बेसिकली निकला जिसका वर्ड क्रूसेड है, और ये मतलब उन्होंने इसको आगे पैराफ्रेज किया हुआ ऑब्वियसली। अब हमारा सबसे पहला काम ये क्रूसेड समझने के लिए क्या चीज ने प्रॉम्प्ट किया क्रूसेड को, क्या चीज ने प्रमोट, क्या चीज ने इस क्रूसेड का आइडिया को प्रमोट किया, और किस चीज ने बेसिकली क्रूसेड को ट्रिगर किया। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। अब एक तो ये है कि थोड़े से मिसकंसेप्शन भी क्लियर हो जाएंगे इसके साथ साथ, कि जो मेजरली बने हुए हैं ना मिसकंसेप्शन क्रूसेड्स के बारे में और क्रूसेडर्स के बारे में, वो थोड़े से मैं क्लियर भी कर दूंगा, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। क्रूसेड्स मेजर और भी होती रही हैं, लेकिन हमारा अभी आज का फोकस तो सबसे पहले फर्स्ट क्रूसेड के ऊपर होगा। लेकिन उससे पहले जरा क्रूसेड्स की मेजर रीजन देख लें। क्रूसेड जो है इनिशियली जो थी ना, इनको दिया गलत नेम जाता है कि ये होली वॉर थी क्रिश्चियंस की अगेंस्ट मुस्लिम वर्ल्ड। ये इनिशियली ऐसा नहीं था, इवेंचुअली ये बन गया। इनिशियली कोई होली वॉर का चक्कर नहीं था, यूरोप की इस्लाम के अगेंस्ट कोई होली वॉर नहीं थी, पहली बात। और इसमें ऑब्वियसली रिलीजियस बैकग्राउंड था और रिलीजियस फेथ था जो इस पूरी कंपेन को चला रहा था, लेकिन इट वाज नॉट होली वॉर। और वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों होली वॉर ये हो नहीं सकता था निश्चित। सबसे पहले तो ये कि मोस्ट लोग क्या कहते हैं कि क्रूसेड्स इसलिए आई कि शुरू हुई कि इस्लामिक एम्पायर की राइज देख के यूरोप ने रेजिस्ट किया उनको, मतलब उनसे उनके खिलाफ स्टैंड लिया। क्रिश्चियंस ने स्पेशली, क्रिश्चियनडम जिसको क्रिश्चियन किंगडम कहेंगे, उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने लड़ना शुरू किया। और ये भी कि वो क्रिश्चियन जो अथॉरिटी है वो रखना चाहते थे इन द लैंड ऑफ जीसस, बेसिकली जेरूसलम का इलाका और दमिश्क का इलाका, वो अपने अंडर होली लैंड जो उनके हैं वो अपने अंडर रखना चाहते थे क्रिश्चियंस और बेसिकली यूरोपियन क्रिश्चियंस। तो वो इसलिए उन्होंने इस्लाम के खिलाफ के स्टैंड लिया। ये आइडिया गलत इसलिए है कि अगर तो ये वाला केस होता कि इस्लामिक एम्पायर की राइज रुकनी, तो ये क्रूसेड्स तो हजरत उमर के दौर में शुरू हो जाते। क्योंकि हजरत उमर के दौर में मुसलमानों ने सबसे पहले जब जेरूसलम का घेराव किया और उन्होंने फिर एग्रीमेंट साइन किया, और ये सारा मामला हुआ कि क्रिश्चियंस जो हैं उनको आने की रहने की भी इजाजत है, लेकिन मुसलमानों के अंडर रहेगा जेरूसलम। तो ये तो हो गया था तब। और फिर इस्लामिक एम्पायर की मेजर राइज हजरत उमर के दौर में हुई और फिर हजरत उस्मान के दौर में ही। तो ये क्रूसेड हजरत उस्मान या हजरत अली के दौर में शुरू हो जानी चाहिए, कि अगर इस लॉजिक से देखें कि इस्लामिक एम्पायर की राइज को रोकने के लिए क्रूसेड शुरू हुई थी या उसको रेजिस्ट करने की। तो ये नीयत नहीं थी, इसलिए क्योंकि ये शुरू होनी थी पहले पहले, ये तो शुरू हुई नहीं। ये 7th सेंचुरी में नहीं शुरू हुई, ये शुरू हुई है आपकी 11th सेंचुरी के एंड पे। बिल्कुल 11th सेंचुरी के खत्म होने में जब 5 साल रहते थे, जब 12th सेंचुरी शुरू होने में 5 years रहते थे, तब जाके ये शुरू हुई। तो ये तो इतना लेट शुरू हुई है इसके हिसाब से कि ये तो हमें समझना पड़ेगा कि ये रीजन नहीं था कि इनिशियली कि इट वाज इस्लामिक इस्लामिक एम्पायर की राइज को रोकना।
और दूसरा ये कि अगर उन्होंने लैंड ऑफ जीसस जो है यरूशलेम को अपने अंडर रखना था, तो वो एग्रीमेंट जब साइन हुआ था हज़रत उमर से, तो उसके बाद ही रजिस्ट करते ना उस एग्रीमेंट को और सो ऑन। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ और उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो चलते रहे इसके साथ 200, 300, 400 साल, और क्रिश्चियन को कोई मसला नहीं हुआ। तो समथिंग एल्स ट्रिगर, किसी और चीज ने ट्रिगर किया। इसके साथ साथ ये भी बात है कि जो उमैयद और अब्बासिद के दौरों में भी मेजरली इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने उमैयद से भी बड़ी इनकी अच्छी बनी रही और अब्बासियों के साथ भी इनका अच्छा रहा। इन्होंने जब अब्बासी गोल्डन एज में थे, तो अब तो क्रिश्चियंस जो हैं वो खुद आ रहे थे बगदाद, और लैटिन में जो काम बाद में ट्रांसलेट भी हुआ, तो बड़ा अच्छे मामला चल रहे थे। तो ऐसा कोई इशू भी नहीं था कि इनका ट्रिगरिंग पॉइंट इस्लामिक एम्पायर की राइज है, जो कि अब्बासी और उमैयद के दौर में हुई। और ये जिजिया दे रहे थे और टैक्स भी दे रहे थे, जो क्रिश्चियन और ज्यूज थे, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शुरू हो गया था, और इवेंचुअली वो अब्बासियों के दौर तक ये दे रहे थे और इनको कभी कोई मसला नहीं हुआ। और सबसे मजेदार बात ये है कि जो क्रिश्चियन पिलग्रिमेज थी, जो ये बेसिकली हज या उम्रा था इनका, जो ये करते थे टू द होली होली लैंड, बेसिकली जेरूसलम जब आते थे, क्योंकि ये कहते हैं जेरूसलम में हजरत ईसा मारे गए थे, तो ये वहां आते थे। तो जब ये उधर वहां आते थे इबादत के लिए और अपने पिलग्रिमेज के लिए, तो मुसलमानों को उन पिलग्रिमेज का बड़ा फायदा होता था। जैसे सऊदी अरब को हज से बहुत फायदा होगा, उसी तरह उनको पिलग्रिमेज का बहुत फायदा इस्लामिक एम्पायर को होता था, क्योंकि जेरूसलम उनके अंडर था, पैसे उनके पास जाते थे। तो इस्लामिक एम्पायर की इकोनॉमी को भी बड़ा ही मेजर फायदा था, जो कि मोस्ट पीपल इग्नोर कर देते हैं। अगर वो देखें तो मुसलमानों को कोई जरूरत नहीं थी ये इनके खिलाफ लड़ने की, और ना इनको जरूरत थी हमारे खिलाफ लड़ने की, क्योंकि सारे मामला ठीक थे। अनटिल जब वो मैंने बताया ट्विस्ट आया, जब सल्जूक आ सल्जूक आए, तो उन्होंने जो, अगर आपने मैप पीछे देखा हो तो पीछे मैप में ये तो फातिमा तो मैप है। ये वाला मैप में अगर नजर आए, तो ये आपको ये जेरूसलम का एरिया है, शाम का नीचे एरिया ना, तो ये जेरूसलम का एरिया है। जेरूसलम का एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो जब सेल्जुकों ने और उन्होंने वासियों से ये एरिया जेरूसलम का और दमास्कस का ले लिया था, जो बेसिकली होली लैंड थे इनके क्रिश्चियन के। जब सेल्जुकों ने ये किया, तो आके उससे ये हुआ कि इन्होंने क्रिश्चियंस की एंट्री रोक दी और उनका पिलग्रिमेज करने का तरीका, उनका पिलग्रिमेज करना मुश्किल कर दिया इन द होली लैंड। तो क्रिश्चियन होली लैंड आ नहीं सकते थे पिलग्रिमेज करने। तो सेल्जुकों ने थोड़ा इनको सफोकेट किया। उनको फौरन रियलाइज हो गया थोड़े अरसे बाद कि उन्होंने ज्यादती की, और उन्होंने फौरन इसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत लेट हो चुके थे जब तक वो इस मामले को ठंडा करते। दूसरी बात ये भी है कि सल्जूकों का मैंने बताया कि उनका मेजर जो लड़ाई थी चल रही थी, वो बैजेंटीन्स के खिलाफ चल रही थी, जो मैप पे उस टाइम उनके मेजर एनिमीज की तरह थे। तो जब सल्जूक एम्पायर जो है वो बैजेंटीन एम्पायर जो कि यहाँ पे था, उनसे लड़ रहे थे, तो यहाँ पे एक मेजर इनकी बैटल हुई सल्जूकियों की अगेंस्ट दी बैजेंटीन एम्पायर। और वो ये हुई कि इस मैप में बड़ा क्लियर ही नजर आ जाएगी, ये उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, बैटल ऑफ मलाजगिर, जो है 1071। 1071 में सल्जूकों ने बड़ी मेजर फाइट हुई थी इनकी बैजेंटीन एम्पायर के अगेंस्ट, और इन्होंने बैजेंटीन एम्पायर को बुरी तरह हरा दिया उस जंग में। और वो ऐसी इनको शिकस्त हुई कि बैजेंटीन एम्पायर को लगा कि अब हमारे, इनके बेसिकली बड़ी पावर टूटी थी और बड़ी मेजर ये कैंपेन थी, उसके बारे में बात हम पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ। लेकिन जब सल्जूक एम्पायर ने ये चीज की, तो वो जो उस दौर का बैजेंटीन एम्परर था, जिसका नाम था अलेक्सीज वन जो था, उसने फौरन ना यूरोप लेटर लिख के भेजा पोप को। अब ये भी बात ध्यान में रखें कि लास्ट टाइम बात की थी हमने, पोप जो था उसको ये नहीं मानते थे बैजेंटीन्स, क्योंकि ये तो ऑर्थोडॉक्स थे सारे। तो पोप जो था वो तो वेस्ट के अंदर था, क्योंकि हमने बातें सारी पहले डिस्कस की कि पोप तो वेस्ट के अंदर था और ये तो पेट्रियार्क को मानते थे। तो ये इतने हालात हो गए कि इसने पोप को लेटर लिख दिया, एम्परर ने जो ऑर्थोडॉक्स था, उसने कैथोलिक पोप को लेटर लिख दिया मदद मांगने के लिए कि मुझे मर्सनरीज, मुझे बंदे भेजो जंग के लिए, मैं मुसलमानों ने हमला कर दिया और हम हार रहे हैं और वो बैजेंटीन एम्पायर को तबाह कर देंगे, तो मुझे हेल्प की जरूरत है। और वहाँ जो पोप जो था उसका नाम था पोप अर्बन द सेकंड, जो कि उस दौर में चर्च का पोप था और कैथोलिक चर्च का पोप था। ये भी बात ध्यान में रखें कि जब ये बैटल हुई है 1071 में, और पोप को लेटर इसी दौर में चला गया है, इससे 20 साल पहले कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च की वो जो सेपरेशन हो गई, वो भी हमने पहले बात की कि उनकी सेपरेशन 54 में तकरीबन हुई थी। तो बिल्कुल 20 साल रफली पहले वो सेपरेशन भी दोनों चर्चिज की हुई है। तो बड़ा मेजर काम था जो लेक्सिस ने यहाँ पे किया। अभी यहाँ तक समझ आ गई बात? जी आ गई है, अभी तो आ गई है बिल्कुल। चलें अब ये तो मैंने बता दिया कि प्रॉम्प्ट किस चीज ने किया। प्रॉम्प्ट ये तो ओके, राइज के खिलाफ था, तो वो भी कहा जा सकता है, और मुस्लिम इस्लामिक एम्पायर की, और साथ साथ ये भी कि मुस्लिम मुसलमानों को रोकने के लिए या उनकी
हजरत ईसा के लैंड को जो उनकी नजर में था उसको बचाने के लिए, ये भी रीजन है। लेकिन मेजर जो दो रीजन थे वो इनकी पिलग्रिमेज जो रुकी थी एकदम से, जिसने ट्रिगर की, और दूसरा ये कि जो एलेक्सीज का ये जो लेटर गया है बैजेंटीन एम्पायर का बैटल ऑफ लास्ट के बाद, जिसकी वजह से वो डर गया कि अब मेरे सल्जूक मेरे ऊपर आ गए, तो उसने भेजा। तो बेसिकली सल्जूकियों के कसूर था मेजर ट्रिगर करने का इस क्रूसेड को। लेकिन और भी रीजन है जिनके बारे में आगे जाके बात करते हैं। अब फर्स्ट क्रूसेड पे चलते हैं। हुआ ये कि जब ये लेटर पहुंचा, तो इन द नेक्स्ट रफली 20 ईयर्स, तो पोप अर्बन द सेकंड जो था ना, जो स्क्रीन पर वो नजर आ रहा है, वो उसने 1095 सीई में क्रूसेड कॉल की, पहली क्रूसेड। उसने कहा क्रिश्चियंस को कि इकट्ठे हो जाओ और हम क्रूसेडिंग, बेसिकली उसने इकट्ठे किए क्रिश्चियंस को और ऐलान किया। उसकी स्पीच बहुत सारी, उसने स्पीच में मुसलमानों के खिलाफ बातें की और सारा, बट उधर मैं उसकी साइकोलॉजी थोड़ी समझा दूं कि हो क्या रहा था। अब अर्बन को पता था, पोप अर्बन जो था, मैं उसको अर्बन ही कहूंगा, आप समझ लेना कि उसकी बात कर रहा हूँ। अर्बन जो था वो पूरे यूरोप को यूनाइट करना चाह रहा था, और वो ये भी चाहता था, उसके दिल में थोड़ी ये भी थी बात कि मुझे रिकग्नाइज कर लिया जाए ना, कि वही बात है कि वो खुद कैथोलिक था। तो उसको था कि अगर मैंने बैजेंटीन एम्पायर की हेल्प कर दी तो, और इनकी मैं मेजर रीजन बना, तो मुझे वो भी एक्सेप्ट कर देंगे। वो पहले पेट्रियार्क की बात मानते हैं, वो मेरी मानेंगे, तो वो मुझे भी पोप तस्लीम कर लेंगे आखिरकार। तो ये भी उसके लिए बड़ा जरूरी था, और यूरोप को इकट्ठा करना भी था, क्योंकि यूरोप उससे पहले फ्यूडलिज्म का शिकार था, उससे यूरोप डिवाइडेड था हिस्सों में। यूरोप यूनाइटेड नहीं था। लास्ट टाइम भी जब बात हुई थी, किसी ने यही सवाल किया था कि यूरोप इकट्ठा नहीं था, एक फ्रंट नहीं बन रहा था। यूरोप पीसीज में था, छोटे छोटे पीसीज। और वो अब एकदम से उसने इकट्ठा करना था, तो उसको पता था कि कॉमन एनिमी देना जरूरी है। अगर इनको कॉमन एनिमी ना दिया ना क्रिश्चियंस को, यूरोपियन क्रिश्चियंस को, तो इकट्ठे नहीं होंगे। और वो कॉमन एनिमी मुसलमानों से अच्छा कौन बन सकता है? तो क्या आइडियल अपॉर्चुनिटी मिल गई थी उसको, क्या वो मुसलमानों को कॉमन एनिमी बना सकता है। इसमें ये भी बात है कि एग्जाम्पल सादा सी ये है कि हम डेली लाइफ से भी देख लें कि अगर घर में ही लड़ाई हो रही हो और एकदम से जल्जला आ जाए, तो वो सारी लड़ाइयाँ भूल जाएंगे और सबको जो जल्जले की फिक्र पड़ जाएगी, और वही लोग जो एक दूसरे गिरेबान पकड़े वही बचाने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को। नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जब बड़ा मसला आता है तो छोटे मसले सबको भूल जाते हैं। तो उसको यही था कि अगर इनको कॉमन एनिमी या बड़ी प्रॉब्लम बता दी ना, तो ये छोटी प्रॉब्लम्स को भी भूल जाएंगे, अपनी लड़ाइयाँ ये बाद में लड़ेंगे, ये बड़े मसले को डील करेंगे। तो उसने इकट्ठा करने के लिए कहा कि हाँ, एक तो हमने यूरोपियंस जो हैं उनको कहा कि एक तो तुम लोगों ने बैजेंटीन्स की मदद करनी है, जिस जो इस्लामिक एम्पायर से खतरे में। दूसरा ये कि हमने होली लैंड को फ्री करना, जेरूसलम को फ्री करना। उसको पता था होली लैंड पे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और मसला है कि ये सीधा ये नहीं कह सकता था कि हम होली वॉर के लिए जा रहे हैं। फिलहाल ये डायरेक्ट वर्ड्स नहीं इसने कभी भी स्पीच में यूज किया कि हम होली वॉर के लिए जा रहे हैं फिलहाल अभी, क्योंकि ये कर नहीं सकता था। और उसकी वजह ये थी कि फोकस तो जेरूसलम पे इसने डाल दिया, बट जो क्रूसेड्स थी, उसको क्रूसेडर्स जो थे, जो जिन्होंने वॉलंटियर किया, उनको ये नहीं कह सकता था होली वॉर का, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में होली वॉर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। क्रिश्चियनिटी में जिहाद नाम की चीज नहीं है। क्रिश्चियनिटी तो खुद ही पीस का रिलीजन है ना, पीस पीस तो करता है, तो पीस का रिलीजन जंग को प्रमोट नहीं करेगा। तो क्रिश्चियंस हैड नो कॉन्सेप्ट ऑफ होली वॉर, कोई जिहाद का कॉन्सेप्ट इनके पास नहीं था। ना इनके पास ये कॉन्सेप्ट था कि तुम लड़ोगे और तुम मर गए, शहीद हो गए, तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये भी इनके कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आप खुद ही समझ लें कि हम समझते हैं अपनी सोच से कि वो उसने कहा होगा होली वॉर और सारे तैयार हो गए होंगे, जंग के लिए निकल गए होंगे, क्योंकि हमें वो जिहाद की नजर से नजर आता है। लेकिन उनकी किताब में ही नहीं है ना जिहाद, उनकी किताब में जन्नत का है ही नहीं जिक्र कि जिहाद करके जन्नत में जाओ, ऐसा तो जिक्र ही नहीं है। तो हमारे भी इतना क्लियर ऐसे तो नहीं है कि बस जिहाद करो तुम चलेगा और बस किसी को भी मारो, तो हमारे भी ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कंपैरिजन करने के लिए बता रहा हूँ कि उनके कॉन्सेप्ट नहीं था। अब उनके कोई कॉन्सेप्ट इस तरह का नहीं था, तो वो थियोलॉजिकली वो इसको मोटिवेट कर ही नहीं सकता था ना लोगों को होली वॉर के लिए। अगर लोगों ने कहना था तुम तो पोप होने के बाद यार कितने कह रहे हो कि तुम होली वॉर कह रहे हो, तो इसलिए उसने होली लैंड के लिए फाइटिंग का नहीं कहा, या होली लैंड को फ्री करने के लिए नहीं कहा कि तुम होली लैंड को फ्री करो और जंग करो। उसने इसको दी शक्ल पिलग्रिमेज, जो कि ये पहले भी क्रिश्चियंस कर रहे थे, जो मैं आपको बता रहा था कि पहले भी पिलग्रिमेज करते थे। तो उसने इस सारे आइडिया को पिलग्रिमेज की शक्ल दी। उसने कहा कि तुम लोग पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हो टू जेरूसलम, ठीक है, लेकिन तुम्हें क्योंकि वहां पे मुसलमानों ने ऑक्यूपेशन की हुई है, तो तुम्हें वहां पे ऑब्वियसली थोड़ी सी लड़ाई भी होगी। तो जो पोप ने जब एडवर्टाइज किया आइडिया, पोप अर्बन ने, तो उसने क्रूसेडर्स को ये आइडिया पिच किया कि यू आर गोइंग ऑन अ पिलग्रिमेज विद सम वॉरिंग ऑन द साइड, और कुछ फाइटिंग या वॉरिंग होगी साइड पे, और वो लड़ोगे तुम, लेकिन तुम अल्टीमेटली पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हो टू द होली लैंड, और जीसस के लैंड तुम पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हो। और इस वजह से उसको भी, वो भी हैरान हो गया, और एम्परर एलेक्सिस जिसने ये मदद मांगी थी कि 1 लाख लोग वेस्टर्न यूरोप से क्रिश्चियन तैयार हो गए, और उन्होंने अपने आपको क्रूसेडर्स कहना शुरू किया, वो क्रूसेड पे निकले। तो उन्होंने अपने आपको क्रूसेडर्स कहना शुरू कर दिया, और 1 लाख लोग यूरोप से जंग के लिए तैयार हो गए टू गो टू जेरूसलम।
अब ये लोगों ने, पोप ने ये डिक्लेयर कर दिया, और जो क्रिश्चियंस हैं दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप टुवर्ड्स जेरूसलम। ठीक है, यहाँ तक अब कोई सवाल? नहीं, मेरा ख्याल क्लियर है, क्वाइट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चले हम फिर बाकी इसमें आगे अब। नहीं, मैंने कहा बोले। बाकी किसी का है तो देख लें। चले क्लियर मैं है। कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, बता दिया करें मुझे क्लियर है, राखी एक बंदा बता रहा है तो मुझे एक से तो नहीं पता चलेगा। तो क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, तो आगे बिल्ड कर रहा हूँ तो आस्ते आस्ते की समझ आती रहे क्रूसेड की, कॉम्प्लिकेट ना हो जाए ना। उसके बाद ये भी है कि क्रूसेड्स का एक बारे में एक और मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूंगा। उसको कहा जाता है कि ये अर्ली यूरोपियन कॉलोनाइजेशन है मिडिल ईस्ट की, जो क्रूसेड्स जिनको कहा जाता है उनको लोग समझते हैं, या कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एग्जाम्पल है अर्ली यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की, जो यूरोप ने बाद में इंडिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में करने की कोशिश की थी। तो ये भी थोड़ा सा आइडिया, और वो उसको इसको थ्योरी को फिर आगे वो क्या कहते हैं कि देखें, जो नाइट्स थे यूरोप के वो इकट्ठे हुए, और उनके साथ साथ उनके नोबल्स जो थे, जो फ्यूडलिज्म में हमने बातें पढ़ी थी, वो सारे गए, और नोबल्स के जो बेटे थे, प्रिंसेस थे, वो यूरोप में बोर हो रहे थे, तो उन्होंने प्लंडरिंग के लिए वो मिडिल ईस्ट चले गए, बेसिकली जेरूसलम गए, और उन्होंने फिर वहां पे मुसलमान मारे और सो ऑन। मारे मुसलमान जरूर, वो आगे हम आएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इसमें ज्यादा नाइट्स और नोबल्स नहीं गए थे। इसमें नोबल किंग्स थे, जो नोबल मैन, जो नोबल किंग्स होते थे, या उनके जो लॉर्ड्स होते थे, वो बहुत सारे गए, उनके बेटे नहीं गए थे। नाइट्स भी गए, लेकिन इसमें जो मेजर तादाद थी वो पेजेंट्स की। और आप नेचुरली देखें, जब इस सारे जो बातें अरबन ने की अपनी अपनी जो उसने प्लान जिस तरह लेआउट किया, तो एक पेजेंट के लिए जो फसलों पे काम करता था, जिसकी सोशल मोबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, वो उसके लिए एकदम से उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो एकदम से कुछ बड़ा काम कर सकता है क्राइस्ट के लिए। तो उसने फिर ऑब्वियसली वो मोटिवेट हुआ, तो इसमें ज्यादातर लोग प्रेजेंट, और उन्होंने अपनी पूरी माह जो साल एक साल की इनकम थी, जो एनुअल इनकम थी, वो यूज करके उन्होंने अपने को ड्रेस करना शुरू किया एज क्रूसेडर, और वो चल पड़े टुवर्ड्स जेरूसलम। और उन्होंने उसमें जो क्रॉस पहने, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने मतलब आर्मर पे क्रॉस चढ़ाया, और वो रेड कलर का जो उनका आर्मर होता था, और उस पे वो क्रूसेडिंग के लिए चल पड़े। अब इसमें ये देखते हैं कि क्या चीजें क्रूसेडर्स को क्या चीज मोटिवेट करी थी। तो एक तो ये पॉइंट के पेरेंट्स के हालात क्यों ऐसे थे, तो ये मोटिवेशन भी क्रूसेडर्स के लिए बन, क्योंकि मेजर पेरेंट्स ही थे, तो वो तो नेचुरली मोटिवेट हो गए इसके लिए। और ये भी बात थी कि जब आपको इतना बड़ा वादा मिल रहा है कि आप बेसिकली उसको नजर ये भी सोचती थी कि आप क्राइस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो एक किस्म का, क्योंकि आप क्राइस्ट के लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और उसको वहां पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हो, तो क्राइस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो उन उन हीथन्स के सामने, जो हम हैं काफिर उनकी नजर में, तो हमारे सामने। तो इसलिए उन्होंने ये, जब इसको इस तरह पुट करेंगे, तो लोगों ने नेचुरली अपनी डिवोशन दिखाई, और वो उस एंगल पे चल पड़े। इसके साथ ये भी था कि उनको ये लगने लग पड़ा क्रूसेडर्स को कि ये गॉड की विल है, कि वो क्राइस्ट चाहते हैं कि हम ये काम करें, हम मुसलमानों के हाथों से छीन लें जेरूसलम, और ले लें, और उसको वापस क्रिश्चियनडम का हिस्सा बना लें। जब मैं क्रिश्चियनडम कहता हूँ तो मेरा मतलब क्रिश्चियन किंगडम है, लेकिन उसको लोग क्रिश्चियनडम कहते हैं, वन वर्ड बन जाता है। तो फर्स्ट क्रूसेड का जो रिजल्ट था, उसने भी यही शो किया तकरीबन, कि शायद क्राइस्ट ने ही कहा हो कि ये वाला काम क्रिश्चियंस की नजर में, उनको यही लगा कि अब तो पक्का जो फर्स्ट क्रूसेड का रिजल्ट बना, उसने तो यही शो किया कि इसका मतलब क्राइस्ट ने ही कहा था कि हो ये गॉड की विल थी, अदरवाइज ये हो हमारा जो हमें जीत मिली वो ऐसी हो ही नहीं सकती थी। शुरू में ये था कि जब क्रूसेडर्स ने निकले, तो शुरू में इनके दरमियान बड़ी लड़ाइयाँ हुई, मतलब क्योंकि एक लीडर नहीं था पूरी क्रूसेड का, तो इनके एक दूसरे से पंगे पड़ते थे, और कोई एक दूसरे पे मुकाबलाबाजी भी चलती रहती थी, राइवलरीज होती थी, बिकॉज कौन कितने ट्रूप सप्लाई कर रहा है। लेकिन इवेंचुअली इस सारे चीजों के बावजूद ये इवेंचुअली पहुंच गए टुवर्ड्स मिडल ईस्ट। जब ये पहुंचे तो वहां पे एक पावर शिफ्ट आ गया था, तब जो एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है कि हुआ कि अभी तक सल्जूक जो थे, उन्होंने ऑक्यूपेशन थी उनके अंडर जेरूसलम, सल्जूकियों के अंडर था जेरूसलम, और ये दमिश्क सारा है। अब एकदम से क्या हुआ, सल्जूकियों और फातिमिद की लड़ाई हुई, क्योंकि सल्जूकी सुन्नी थे और फातिमिद शिये थे, तो इनकी लड़ाई हुई, और उसमें फातिमिद ने इजिप्शियंस इनसे छीन लिया, और फातिमिद ने सॉरी इनसे जेरूसलम छीन लिया फ्रॉम द सल्जूक, और सल्जूक एम्पायर के अंडर नहीं रहा, जिनकी वजह से सारा मामला शुरू हुआ था। उनकी उनके अंडर ये रहा ही नहीं एम्पायर, जो जेरूसलम था वो फातिमिद के अंडर आ गया था। तो क्योंकि वो फातिमिड के अंडर आ गया, तो जब ये पहुंचे वहां पे, क्रिश्चियंस बेसिकली मिडिल ईस्ट में एंटर हुए, तो ये सारा रूल जो था
दमास्कस और जेरूसलम का, वो सारा फातमिद के अंदर था, सल्जूकों के अंडर नहीं रहा था तब तक। तो उनको एक नया बेसिकली एनिमी फेस करना पड़ा, जिसके जिससे लड़ने आए थे वो तो यहाँ पे अब उसके अंडर ये टेरिटरी रही ही नहीं थी। और इससे ये भी हुआ कि सल्जूकियों और फातमिद के दरमियान इस लड़ाई की वजह से वो कोई एक पेज पे भी नहीं थे, ना उनकी बनती थी, पहले भी नहीं बनती थी, फिरकों का मसला था, लेकिन अब बिल्कुल ही उनका ये रिलेशनशिप खराब हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले तो एंटीओक जो है ना, सीरिया के अंदर दमिश्क से थोड़ा सा ऊपर है, ये एंटीओक लिखा भी हुआ है। एंटीओक का जो एरिया है ना, इन्होंने सबसे पहले वो कैप्चर किया, क्योंकि वो इनका होली लैंड है, होली लैंड का हिस्सा बनता है, दमिश्क, एंटीओक और जेरूसलम, तीन जगह। सबसे पहले इन्होंने एंटीओक पे कब्जा किया। कहते हैं एंटीओक पे जब ये पहुंचे तो इनको बड़ा मतलब फेस हुआ, सख्त चैलेंज फेस हुआ, और ये हारने वाले थे जंग तकरीबन, लेकिन इनको बाद में वहां ना इनको एक स्पीयर मिला, एक एक नेजा मिला, जो ये कहते, इनको पता चला कि वो नेजा है, किसी ने बताया कि ये नेजा वो है जो हज़रत ईसा को जिस नेजे से इन्होंने मारा था, रोमन ने ना, जो इनके स्टोरी के मुताबिक। तो ये बड़े मोटिवेट हुए कि देखा गॉड की तरफ से साइन आ गया कि हमारी ये फतह होगी, तो ये बड़े मोटिवेट हुए, बड़े लड़े और इन्होंने एंटीओक पे कब्जा कर लिया। एंटीओक से आगे इन्होंने अगली इम्पॉसिबल चीज की, इन्होंने जेरूसलम पे कब्जा कर लिया और उसको क्रिश्चियनडम का हिस्सा बना लिया, और फातिमिद को जेरूसलम से निकाल दिया, और जेरूसलम इनके अंडर आ गया। तो ये बेसिकली एंटीओक पे इन्होंने किया जो ब्लू में है, और उसके बाद इन्होंने ये जितना एरिया था, और ये बेसिकली किंगडम ऑफ जेरूसलम सारा इनके अंडर आ गया, और इन्होंने एकर और एस्कलॉन और ये जेरूसलम, ये सारा इनके क्रूसेडर्स के अंदर आ गया, और ये क्रूसेडर किंगडम बन गया। नीचे फातिमिद डार्क ग्रीन में नजर होंगे, साइड पे सल्जूक एम्पायर है वो चल रहे हैं, और अरब टेरिटरी जो साइड पे वो अपना चल रही है, और बैजेंटीन एम्पायर ऊपर है पर्पल में, वो वहां पे वैसे ही था उनका, जिसकी उनकी मदद करने आए थे, लेकिन वही बात है कि सल्जूक ही नहीं रहा है ना वहां पे, तो ऐसा कोई सिचुएशन रही भी नहीं। तो ये हुआ, और इन्होंने जेरूसलम कैप्चर कर लिया, और इनकी तरफ से ये था कि अब गॉड की तरफ से ये साइन है कि हमने आखिरकार जेरूसलम कैप्चर किया है। जब इन्होंने कैप्चर किया तो इन्होंने वन ऑफ द वर्स्ट मैसेकर्स और किलिंग्स की, जो इन्होंने जेरूसलम में घुस के, स्पेशली मस्जिद अक्सा के अंदर घुस के, और इन्होंने मस्जिद अक्सा में घुस के मुसलमान भी मारे, वहां पे जो यहूदी भी थे जेरूसलम में वो भी मारे, इन्होंने क्रिश्चियंस भी मारे जो ऑर्थोडॉक्स वहां के थे, जो जो इनको मिला, ये बस वो हीट ऑफ बैटल में थे, और इन्होंने फिर किसी को नहीं छोड़ा जो उनके सामने, और मुसलमान स्पेशली इन्होंने मैसकर किया एक किस्म का। तो ये तो काफी क्लियर बात है हिस्ट्री की कि इन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया मस्जिद अक्सा में, और मस्जिद अक्सा इन्होंने छीन ली मुसलमानों से, जो कि हजरत उमर का एग्रीमेंट भी एक किस्म का इन्होंने तोड़ दिया। सबसे पहली दफा इन्होंने ही तोड़ा एग्रीमेंट जो हजरत उमर के साथ हुआ था क्रिश्चियन का। अब आगे थोड़ा सा इसमें ये है कि क्योंकि अब ये अभी तक समझ रहे थे कि इनकी सक्सेस जो है गॉड की तरफ से एंड सो ऑन, लेकिन क्रूसेडर्स भी और बहुत सारे हिस्टोरियंस भी जो ये कहानी बताते हैं, बहुत सारे लोग जो कहानी बताते हैं, वो सारे एक पार्ट बताना भूल जाते हैं कि भाई ये जो कैप्चर हुआ था जेरूसलम का, या कैप्चर हुआ था ये बेसिकली इस सारे एरियाज का जो इन्होंने कैप्चर किया था, क्रूसेडर किंगडम्स बनाए थे, वो कभी ना बनते, या वो कभी ये पॉसिबल ही ना होता अगर उसमें एक फैक्टर था जो सारे उसको आउट कर देते हैं। अगर वो फैक्टर मौजूद होता तो कभी भी क्रिश्चियंस जीतते ना ये जंग। लेकिन क्रिश्चियन ने कभी इसको क्रेडिट नहीं दिया, वो समझे कि हमारी गॉड की तरफ पता हुई है ना, तो हमने मेहनत क्रूसेडर्स तादाद में ज्यादा सो ऑन। लेकिन इससे पहले ये बात बता दूं कि 1099 में इन्होंने जेरूसलम कैप्चर किया, और इन्होंने 90 साल के लिए आगे उसको रूल किया। तो अब एक रीजन है जिसको जो सारे आउट कर देते हैं, जिस वजह से ये हुआ, वो ये था जो मैं काफी देर से बिल्ड कर रहा हूँ, कि सल्जूक जो थे वो सुन्नी थे, फातिमिद जो थे वो शिया थे। अब जब फातिमिद ने कैप्चर कर लिया सीरिया को, जब हमला हुआ तो फातिमिद की मदद के लिए सल्जूक नहीं आए, इन अदर वर्ड ना अब्बासी आए, जो दोनों उस टाइम के सुन्नी बड़ी पावर थे, वो दोनों हेल्प करने नहीं आए। और बड़ी दुख की बात है, और यही बात है, ये आगे उसको बाद में कमेंट करता हूँ इस बात पे, लेकिन वो दोनों नहीं मदद के लिए आए। और मुसलमान इस्लामिक वर्ल्ड की मेजर पावर्स जो थी, उनमें से एक पावर का एक हिस्सा जो था वो टोटल यहाँ पे जेरूसलम में जंग लड़ रहा था, और वो जंग इसलिए हार गए, और वो इसको एरिया को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सके। और सल्जूक जिस टाइम की मेन पावर थी इस्लामिक वर्ल्ड की, वो आई नहीं लड़ने हेल्प करने के लिए, और ना अब्बासी आई जो इतनी देर से कंट्रोल। और ये दुख की बात इसलिए है कि हमारी जो ये जो हमारी रिलीजियस इन फाइटिंग है, या जो हमारी ये सेक्टरें फाइटिंग है, ये इसने हमें हमेशा मरवाया कि हम भूल जाते हैं कि हमें, अब जैसे मस्जिद अक्सा को इन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया, मुसलमानों ने एक दफा धोखा नहीं दिया मस्जिद अक्सा को, बार बार देते हैं। कि इनको याद नहीं आया कि जब मस्जिद अक्सा पे हमला हुआ है तो हम थोड़ी देर के लिए अपने शिया सुन्नी डिफरेंसेस साइड पे करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए अपने सेक्टरल लड़ाइयाँ साइड पे करते हैं, और एक पेज पे कि मस्जिद अक्सा वो जगह है जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे, ये वो जगह है जहाँ पे हजरत उमर ने एग्रीमेंट साइन किया था, हम उस एग्रीमेंट को ब्रीच करेंगे तो हम थोड़ी देर के लिए
साइड पे कर दिया। ये तो समझ आता है कि शिये मदद के लिए ना आते, क्योंकि वो हजरत उमर से उनको मसला है, लेकिन सुन्नी मदद के लिए नहीं आ रहे। बड़े दुख की बात है कि वो भी मदद के लिए नहीं आए, सिर्फ इसलिए कि शिये प्रोटेक्ट करेंगे इस लैंड को, क्या अब उनके अंडर आ गया। तो ये बड़ा था। और ये इंटर राइवलरी को कोई काउंट नहीं करता कि इस वजह से क्रिश्चियन जीते थे, वरना अगर सल्जूक आ जाते उस टाइम तो कभी भी ये क्रूसेडर्स के अंदर जेरूसलम क्या कोई एक एरिया भी नहीं आना था, और इस्लामिक एम्पायर ने क्रूसेडर को आराम से हरा देना था। लेकिन इस डिवीजन की वजह से जेरूसलम हमारे हाथों से चला गया और क्रिश्चियंस के हाथों में 90 साल के लिए अगले आ गया। और इसके बाद ये है कि ये क्रिश्चियन किंगडम बन गया लैटिन क्रिश्चियन किंगडम, क्योंकि इस दौरान इधर और भी क्रिश्चियंस थे जो कैथोलिक्स नहीं थे, जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे जो यहाँ रह रहे थे। और उसके बाद इन्होंने सेकंड क्रूसेड शुरू की। सेकंड क्रूसेड जो है, इन्होंने फर्दर अनातोलिया का रुख किया। अनातोलिया जो है वो कि जिसको कहते हैं तुर्की आज का, इन्होंने क्योंकि एंटियोक तक तो ये पहुंच गए थे ना, और नीचे जेरूसलम तक, तो फिर इन्होंने अनातोलिया का रुख किया और अनातोलिया को कैप्चर करने की कोशिश की, जो कि तुर्की लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको सारा। इसको कैप्चर करने की कोशिश की, इसके साथ साथ इन्होंने दमिश्क पर हमला किया। लेकिन सेकंड क्रूसेड इसलिए मैं डिटेल में जा रहा कि हार गए, और ना इनसे दमिश्क कैप्चर हुआ ना इनसे अनातोलिया कैप्चर हुआ, और ये दोनों एरियाज इनके हाथों से निकल गए। बल्कि मतलब हाथों में नहीं इनके आए, और इनके अभी किंगडम वही रहा जो कि जेरूसलम था और उसके साथ एंटियोक। अभी कोई सवाल हो तो पूछ ले। ये जो दोनों ये नहीं जीत सके, वो क्यों? अनातोलिया पे क्यों नहीं ये कर सके? हम्म। अनातोलिया को ये क्यों नहीं कर सके पता? इसमें ये रीजन है कि अनातोलिया, एक तो ये था कि वो सल्जूकों के अंडर था ना, जो मैंने बताया पहले भी बात की कि सल्जूक जो थे उस टाइम मेन फोर्स थी हमारी जो लड़ने में, मतलब तुर्क वैसे एक्सपर्ट है लड़ने में, उनकी तारीफ भी इसलिए की जाती है। तो मेरे हिसाब से जो, क्योंकि मैं डिटेल में ज्यादा इसकी जानना नहीं जा रहा है, लेकिन ये है कि इनको ये अच्छी स्ट्रैटेजीज और उस सारे के कम्बिनेशन के साथ साथ, और जो सल्जूकों ने भी उनकी वैसी स्किल्ड थे और मेजर पावर थी उस दौर की, तो उन्होंने इनको ये और कैप्चर सही नहीं सही होने दिया। सही और ठीक एक हो गया, और बात सेल्जुक भी थे है अनातोलिया में। कि इनका तुक्का, वो पहली क्रूसेड भी तुक्का ही लगा है ना इनका एक किस्म का, क्योंकि ये इतने केपेबल तो नहीं थे जितने क्रूसेडर अपने को समझ रहे थे। वो तो तुक्का ये था कि बस मुसलमान, अगर इन फाइटिंग ना हो रही थी मुसलमानों की तो ये वाला इशू आता ही ना। तो क्रिश्चियंस तो इसलिए जीतते थे पहली क्रूसेड, एग्जैक्टली क्योंकि exactly. मुसलमान अपनी पूरी पावर से लड़ने नहीं आए थे। तो उनकी नजर में दिस लेकिन इज वो वेरी सैड। पॉइंट आउट। ये जो आपने ये पहली फर्स्ट क्रूसेड बनाई है और बहुत सैड थी, और बड़ा दुख हुआ अपने बिल्कुल। उसी रवैये को देख के जो आज फिर हमारे अंदर है। बहुत ही दुख वो हुआ कि हम बिल्कुल। इसलिए हार गए थे कि कोई हेल्प कोई नहीं आया एक दूसरे की। हाँ जरूर भाई, अब इसमें सवाल है कि हम्म। जो अनातोलिया की आप बात कर रहे हैं, तो जो इसमें दुनिया था, ये तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने तकरीबन 1518 में गालिबन फतह किया था। तो हाँ जी, हाँ अना जी। अनातोलिया अलहदा थे, और कुस्तुनतुनिया जो था वो उस वक्त byzantine एम्पायर के पास था। जो बिल्कुल बिल्कुल। अनातोलिया था वो, अनातोलिया। हाँ, मैं एक मिनट मैप मैंने दिखा दो, जो मैंने मैप आपको दिखाया दूसरा, उसमें ये क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये भी किसी मैप में, क्योंकि वो अब तुर्की का हिस्सा है ना तो वो दिखाते नहीं है, लेकिन मुझे एक मिनट देखने थे, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ मैप। ये है ना कॉन्स्टेंटिनोपल ऊपर है। तो जी ये जो ऊपर ये कॉन्स्टेंटिनोपल से जो ईस्ट में इलाका है उसके डॉट के जितना, वो सारा हमारे अंडर आ चुका था तब तक। लेकिन जो वेस्ट में कॉन्स्टेंटिनोपल हम कैप्चर नहीं कर पाए थे अभी तक फिलहाल। हमले हमने बहुत दफा किया, लेकिन हम उसकी दीवारें क्रॉस ही नहीं कर पाते थे हमेशा। तो कॉन्स्टेंटिनोपल अभी नहीं था जब अनातोली, तो इन्होंने अनातोलिया लेने की कोशिश की थी, वो बैजेंटीन एम्पायर को वापस मिल जाना था एक किस्म का, क्योंकि हमने उनसे, इन्होंने सल्जूकियों ने उनसे भी ये हिस्सा लिया था। बेसिकली ये कुछ इस तरह के हालात थे अनातोलिया के। तो ये अनातोलिया ही है, ये जो येलो ऑरेंज का इलाका है सारा अनातोलिया बनता है। लेकिन उसमें आप देखेंगे तो अनातोलिया में कॉन्स्टेंटिनोपल भी ऐड कर देंगे, जो रेड में नजर आ रहा होगा आपको डॉट के बाद। जी ठीक है, बिल्कुल सही हो तो अभी वो तो आगे जाके ओटमन एम्पायर आएगा ना, जब उस्मानी आएंगे तो वो करेंगे, अभी तो इस तरह का कुछ नहीं। लेकिन ये जो क्रूसेडर्स थे, इन्होंने कोशिश की थी कि ये वापस ले ले सारा इलाका तुर्कों से, ये ले नहीं पाए थे। जी ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पर इतनी पुरानी बात है फिर भी सिटी यहाँ पर है, तो ये कब से स्टार्ट हुआ है वैसे फिर के? मुझे आपकी आवाज नहीं आई, आखिरी बात में क्या की? अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी आ रही है। अब जो आखिरी बात किया है वो अब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई, बस सिर्फ लास्ट पॉइंट जो आप कह रही। मैंने ये पूछा है कि फिर के स्टार्ट कब हुए थे? क्रूसेड्स कब स्टार्ट हुए थे? फिरके फिरके
फिर के सेक्स जब कब बने आज थे, शिया सुन्नी? शिया और सुन्नी शिया कब सुन्नी बने थे ये? शिया सुन्नी तो हाँ बेसिकली हजरत हुसैन के बाद शुरू हो गए थे ना, तो ये तो अर्ली 600 में शुरू हो गए थे, 7th सेंचुरी में शुरू हो गए बेसिकली। हाँ, हम तो ये तो अब जब ट्वेल्थ यजीद के, ट्वेल्थ हजरत हुसैन सेंचुरी की के बात बाद कर रहे वाकया हुआ था। हाँ, लेकिन फातमीद डेवलप हो गए पूरी तरह से, मतलब जब यजीद और ये हो गए थे अपने अब्बासी, इनके बाद फातमीद ने डेवलप किया अपने आप को। हैं। बिल्कुल। और ये फिर हमारे जो है थे पूरी पावर से, उन्होंने कोशिश भी की थी कि ये पूरी तरह उसको पुट ऑफ कर दें अब्बासियों को, लेकिन ये छीन नहीं सके। जरूर भाई, इसमें बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ये जो तकसीम आई थी, वैसे वो पॉलिटिकल डिवाइड थी। जो दो धड़े बन गए थे, एक को शियाने अली कहा जाता था और दूसरे को शियाने मुआविया कहा जाता था। शिया से मुराद ग्रोह है, यानी कि हजरत अली हम्म। रज़ी अल्लाह अन्हु का ग्रोह, हजरत मुआविया से रज़ी अल्लाह अन्हु का ग्रोह। शुरू में ये सियासी ग्रोह बंदी थी, जैसे आजकल हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीटीआई कह देते हैं, इस तरह की ये डिवाइड हुई थी। लेकिन बाद में फिर जो है वो मजहबी बुनियादों पे फिरके बन गए थे, जो है बिल्कुल एक तरफ सुन्नी हो गए बिल्कुल, थे, वो तो दूसरी तरफ। हजरत अली के दौर में शुरू हो गई थी, जी लेकिन वो तो टेक्निकली हजरत उस्मान के दौर में जब वो अब्दुल्ला बिन सबा वाला मसला शुरू हुआ था, तो तब से ही वो तो डॉक्टर सार अहमद कहते थे कि पहला शियों का जो पहला जो मेजर पॉइंट था वो तभी शुरू हो गया। तो बस डॉक्टर सलाम पहला अहमद कट साहब, पड़ना था एम्पायर। जी बिल्कुल, वो अब्दुल्ला बिन इब्न सबाह की उनकी है तहकीक। तो वो उन्होंने बताई तो है, लेकिन अक्सर जो क्या जो उलमा है वो इसे इत्फाक नहीं करते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला बिन सबाह जो था उसको हजरत अली ने ही अपने दौर में कत्ल करवा दिया था। तो हम्म। वो उस थ्योरी को बाय नहीं करते हैं कि अब्दुल्ला बिन सबाह अकेले ने जो है वो 70,000 सहाबा और ताबीन को गुमराह कर दिया था, और वो एक ज्यादा कह दें कि यहूदियों के रूप में उसने मुसलमानों के अंदर साजिश शुरू की और फिर मुसलमानों में बिल्कुल। तकसीम कर दी। वो खैर उस पर तकसीम है, वो फिर कभी बात करेंगे। तो हाँ, डिवाइड जो है वो शुरू में जो है वो सियासी बुनियाद थी, और बाद में फिर मजहबी रंग इख्तियार कर दिया था इसने। वो बेसिकली यही है कि वो ये डिवाइड वॉल करता रहा, इतना कर गया कि आज अब इसको पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे। मतलब कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी ही दफा ये चेंज हुआ है ना कि डिवाइड का रीजन ही दरमियान में लोग भूल गए हैं कि क्या मेन वजह थी। कि वो जो हजरत अली और हजरत माविया का डिवीजन था, वो आगे फिर यजीद और हजरत हुसैन पे चला गया, और फिर वो, लेकिन मामला चेंज होते रहे। मेन जो एक पॉइंट था वो तो कोई एक छोटी सी तकसीम थी पॉलिटिकल, लेकिन उसको जिस लेवल पे लेके चले जाना, जिस लेवल पे बन गया और दो सेक्ट बन गए जिस पावर के, वो जरूरत नहीं थी। और ये मामला तो सॉल्व भी कर सकते थे, वो बड़ा ही गलत हुआ जो भी जी हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। अब अच्छा, ये है मैंने, कि हाँ आप बोल रहे हैं, फिर मैं बात करती हूँ, ओके। हाँ, अब मैं ये है कि मैं आज इसलिए नहीं अब आगे कंटिन्यू करूंगा कि अभी हमारी थर्ड और फोर्थ क्रूसेड है, क्योंकि आगे वैसे तो नाइन्थ क्रूसेड तक जाती है स्टोरी, लेकिन मेजर वो नहीं है। और थर्ड और फोर्थ मेजर क्रूसेड्स हैं, और उसके बाद जो बाकी 5 क्रूसेड्स हैं वो जो हैं वो अफ्रीका की तरफ है, वो होली लैंड की तरफ पहुंची नहीं थी, इसलिए वो रिलेटेड नहीं है। थर्ड फोर्थ जो है ना वो यहाँ पे मेजर क्रूसेड्स हैं, जो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक अब शायद मैं क्लास ना ले सकूँ, तो वो ईद तक चले जाएंगी डिले, क्योंकि मैं अगर बिजी हुआ तो फिर हम ईद के बाद इंशाल्लाह क्लास करेंगे। तो हम कल, अगर टाइम आप लोग एग्री करते हैं, तो कल इंशाल्लाह क्लास कर लेंगे और हम ये कवर कर लेंगे। इसमें थर्ड क्रूसेड है, फोर्थ क्रूसेड है, और नाइट्स टेम्पलार जो थे उनके बारे में जरा मैं आपको लेआउट दे दूं, ताकि समझ आ जाए कि हो क्या रहा था, क्योंकि अभी बहुत कुछ अंदर हो रहा है जो मैंने अभी जिक्र करना है। सिर्फ आखिरी बात ये है कि फातिमिद जो कैलिफेट थी, वो अल्टीमेटली उसको अपने डिक्लाइन में चली गई थी। फातिमिद जो इजिप्शियंस थे, जो शिये थे, और क्योंकि स्पेशली ये जेरूसलम जब उनके हाथ से गया, और उसके बाद वो अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे। और उनका जो 1171 में बेसिकली जेरूसलम के कब्जा करने के तकरीबन 70 ईयर्स बाद ही वो खत्म हो गई थी खिलाफत। लेकिन उसके आखिरी जो दौर चल रहा था उसमें वहां पे एक वजीर जिस बंदे को बनाया, उसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। उनकी पूरी स्टोरी और है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ था कि एक शिया किंगडम में एक सुन्नी को, सलाहुद्दीन अय्यूबी को वजीर बना दिया था फातिमिद का, इजिप्ट में। और वो इजिप्ट के वजीर बने, एंड देन